This is an ABP Life podcast. हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, जो कभी भारत का ही हिस्सा था, इन दिनों गहरी परेशानी के दौर से गुजर रहा है। छात्र सड़कों पर हैं, हिंसा हो रही है, सेना लगा दी गई है, 100 से अधिक छात्रों की मौत हो गई है, प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है और शेख हसीना की सरकार आयरन फिस्ट के साथ इस प्रदर्शन को कुचलने में लगी हुई है। इसके क्या भू राजनीतिक परिणाम होंगे, भारत पर क्या असर पड़ेगा, इन सभी मुद्दों पर मैं व्यालोक चर्चा करूंगा प्रोफेसर संजय भारद्वाज से। जेएनयू में प्रोफेसर हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ हैं, खास तौर पर बांग्लादेश मामलों के बहुत बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद व्यालोक जी। सर, बांग्लादेश की अभी की ताजा स्थिति जो चल रही है, उसमें जो जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा है, आर्मी तक को बुलाना पड़ा है, क्या देखते हैं आप? इस कितने दिन में, मतलब वैसे तो ये भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इस आंदोलन के खत्म होने के कुछ आसार नजर आ रहे हैं या बांग्लादेश और अधिक मुसीबतों में घिरेगा? कैसे देख रहे हैं आप जैसे विशेषज्ञ इस पूरे मसले को? देखिए व्यालोक जी, स्थिति जो बांग्लादेश में बहुत संवेदनशील स्थिति है और इसमें जो सबसे बड़ा जो पक्ष उभर के आ रहा है कि एक बड़ा तबका जो बांग्लादेश का है, जिसमें वो एंटी अवामी लीग एक फोर्स वहां पे क्रिएट हो गई और उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, कई फैक्टर्स हैं, जिसमें पहला फैक्टर की ये एक तरीके से मैं जो एक छवि देख रहा हूँ कि जो श्रीलंका में कुछ वर्ष पहले जब हुआ था कि इकोनॉमिक जो क्राइसिस आया था, डेट ट्रैप हुआ था, वो पॉलिटिकल क्राइसिस में कन्वर्ट हो गया था। मैं भी बांग्लादेश में जो अभी हालात देख रहा हूँ कि जो सोशल और जस्टिस मूवमेंट था, प्रोटेस्ट था स्टूडेंट्स का कोटा के खिलाफ, वो एक तरीके से पॉलिटिकल प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल मूवमेंट की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। और इसमें बहुत बड़ा अगर भूमिका देखते हैं तो इसमें निश्चित रूप से गवर्नमेंट की जो मिस हैंडलिंग हुई है और जो बयानबाजी हुई है, खासकर जो प्रधानमंत्री और वहाँ अब्दुल कादर ने जो बयानबाजी की है, कभी उनको रजाकार से जोड़ दिया गया, कभी उनको उपद्रवी के रूप में दे दिया गया, वो एक तरीके से वायलेंट रूप लेता चला गया। निश्चित रूप से एक जो बांग्लादेश का समाज है उसमें डिससेटिस्फेक्शन था कुछ मुद्दों को लेके कि एक तो जो करप्शन है वो बहुत कुछ हद तक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गया है और वो करप्शन का कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा है। और जो करप्शन किया जा रहा है वो ज्यादातर जो प्रो गवर्नमेंट फोर्सेस हैं या मिनिस्टर्स हैं या पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, कि जो आम आदमी की जो जरूरत की वस्तुएं हैं उनके दाम बहुत ऊंचे चले गए हैं, तो लोगों में एक डिससेटिस्फेक्शन है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण जो देखने को मिल रहा है कि वहां पर जो पार्टी के बीच अंदर जो एक डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जो लोकल इलेक्शंस हैं या नेशनल इलेक्शंस हैं, उसमें कहीं डेमोक्रेसी के या डेमोक्रेटिक वैल्यूज का ह्रास हो गया है। एक तरीके से जो लोकल इलेक्शंस होते हैं यूनियन परिषद के या म्युनिसिपैलिटीज के, उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दखल अंदाजी करते हैं और अपने ही रिश्तेदारों को, अपने ही लोगों को उसमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाते हैं। तो लोगों में जो ग्रास रूट लेवल से टॉप लेवल तक एक डिससेटिस्फेक्शन हो गया। और इसमें सबसे जो बड़ा और अहम पहलू हुआ कि इसमें यूथ जो है, जिन्होंने इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को कभी चखा नहीं, क्योंकि वहां पे पूर्णतः इलेक्शन ठीक से हो नहीं पा रहे। पिछले बार भी जो टर्नआउट था वो बहुत ही कम था, गवर्नमेंट ने 40% दिखाया, अब कितना सत्य था ये एक सवाल है। लेकिन इसमें जो यंग जनरेशन है, जो 18 से 25 के बीच में, वो बहुत स्ट्रांगली अवामी लीग और गवर्नमेंट के खिलाफ हो गई और वो अब एक इस हद तक पहुंच गया मूवमेंट कि हमको परिवर्तन चाहिए और उस परिवर्तन में शेख हसीना और अवामी लीग को रिजाइन करना चाहिए और एक न्यूट्रल केयरटेकर गवर्नमेंट के माध्यम से चुनाव होना चाहिए। अब ये कितना सक्सेसफुल हो पाएगा, यहाँ सवाल आता है कि जो गवर्नमेंट के जो तंत्र हैं, जिसमें मैं कहूंगा ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस है, आर्मी है,
इनकी क्या भूमिका रहेगी। अब इसमें जी। मोटे तौर पे जो देखने को मिल रहा है कि पुलिस की भूमिका साफ साफ है कि जितने भी जो वायलेंस हो रहा है उसमें निश्चित रूप से पुलिस का बहुत बड़ा रोल है। और इसमें जो उपद्रवी, मैं ये कहूँगा, मैं इसको बीएनपी और जमात इस्लाम और इस्लामिक छात्र शिविर को इस वायलेंस को इंस्टिगेट करने इसमें बाहर नहीं रख रहा। तो इनका जो कन्फ्रंटेशन हुआ है उसमें जो आम न्यूट्रल स्टूडेंट्स हैं, जो परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जस्टिस की बात कर रहे हैं, वो विक्टिम हो गए। और इसको देखते देखते लगभग 300 से ऊपर डेथ किलिंग्स हो चुकी है। तो एक सवाल है कि पुलिस का क्या भूमिका है, उसके लिए गवर्नमेंट कितनी अकाउंटेबल है। दूसरा है कि आर्मी यहाँ पे क्या रोल अदा करेगी। आर्मी अभी तक बहुत कुछ हद तक न्यूट्रल है और कोशिश कर रही है कि इस सारे आंदोलन को पीसफुल रूप से समाधान हो जाए। लेकिन क्योंकि जो प्रोटेस्टर है वो सरकार के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, शेख हसीना के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, वहां पे आर्मी क्या रुख रखती है अभी मंथन चल रहा है कि कितना गवर्नमेंट के साथ खड़ी है या प्रोटेस्टर्स के साथ खड़ी है, क्या सॉल्यूशन लेके आती है, ये आर्मी के अंदर। लेकिन आर्मी का अभी बहुत कुछ झुकाव आया नहीं है। तीसरी जो बड़ी बात है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो शक्तियां हैं, जिसमें मैं कहूंगा कि वेस्ट को जो अमेरिका के संदर्भ में देखूंगा, अमेरिका शेख हसीना से बहुत कुछ हद तक खुश नहीं रहे हैं। वो अभी इलेक्शन को लेके भी बड़े सवाल उठाते थे, लेकिन फाइनली इलेक्शन हुआ, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी ने बायकॉट किया, बीएनपी पार्टिसिपेट नहीं किया और जो मैंडेट आया उसको अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी ने स्वीकार कर लिया था। भारत भी निश्चित रूप से उसके उस मैंडेट को स्वीकार किया और फिर से शेख हसीना की सरकार बन गई। तो अब इस सारे मूवमेंट में अमेरिकन और वेस्टर्न पावर्स वो क्या पहले वाला ग्रेजेस रखे हुए हैं या वो कुछ उनमें शिथिलता आई है, ये भी एक सवाल है। देखते हैं। चीन बड़ा चतुरता के साथ अपना काम कर रहा है। वो सिर्फ बिजनेस के लिए वहां है और बिजनेस से संबंधित बातें करता है। राजनीतिक हस्तक्षेप या राजनीतिक कैलकुलेशंस में ज्यादा चीन पड़ता नहीं है। तो चीन का रुख साफ नहीं आया है। लेकिन ये बात मान के चलिए कि 2-3 जो बड़े सवाल हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। पहला सवाल है कि शेख हसीना का विकल्प क्या है। वो बहुत बड़ा सवाल है। क्या अवामी लीग की जो एक मूल धारणा रही है, मूल भावना रही है कि 1971 की जो स्पिरिट है, जिसमें सेकुलरिज्म है, डेमोक्रेसी है, बंगाली नेशनलिज्म है, समाजवाद है, क्या वो मूल्य दूसरी ताकतों के समक्ष सुरक्षित रह पाएंगे? एक बहुत बड़ा सवाल है। तीसरा सवाल है, क्या शेख हसीना इन जो मूल्य हैं, जो आधारभूत मूल्य हैं, जो 1971 में जिसके लिए लड़ाई हुई, उनको कितना सुरक्षित रख पाई है लोग? क्योंकि लोगों को अवामी लीग और शेख हसीना से उम्मीद बहुत ज्यादा थी, लेकिन मुझे लगता है कहीं पर डेमोक्रेसी को लेके असंतोष है, समाजवाद को लेके असंतोष है। ये 2 मुद्दे हैं जिनकी वजह से मूवमेंट खड़ा हुआ है जी। अब सवाल आता है कि जो आखिरी बात है कि शेख हसीना अगर नहीं तो कौन आएगा, और कौन आएगा तो बांग्लादेश की जो एक डेवलपमेंटल बोट है, जो एक नाव जो चली हुई है, दौड़ रही है। बांग्लादेश एक ग्रेजुएट हो रहा है लीस्ट डेवलप कंट्री से डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ, जो एक इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बेहतर दे रहा है। क्या आने वाला नए जो गार्ड्स होंगे वो इस डेवलपमेंट और विकास की जो नाव है उसको बढ़ाते रहेंगे? ये मोटे सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। एक आपने इतने विस्तार से समझाया और इसीलिए मैं चुपचाप सुन रहा था, बीच में कुछ सवाल नहीं पूछे। एक आखिरी सवाल बचता है। बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथ एक बड़ा मुद्दा है, उसका क्या रुख है अभी पूरे इसको लेके? और जो प्रदर्शनकारी हैं वह अपने इतिहास से भी मुंह मोड़ रहे हैं। इन दोनों चीजों को कैसे देखते हैं और क्या? इसका थोड़ा संक्षेप में जवाब चाहूंगा। देखिए बेयालोक जी, ये बात मान के चलिए कि बांग्लादेश की जनता कभी भी इस्लामिक कट्टरपंथ के साथ नहीं खड़ी हुई। उन्होंने जब 1948 में जिन्ना ने उर्दू भाषा की बात कही तो बांग्लादेश की बंगाली लोगों ने उसको रिजेक्ट किया। 1971 में जो इस्लामिक राष्ट्रवाद क्रिएट किया गया था पाकिस्तान के बाद, उसको रिजेक्ट करके इंडिपेंडेंट सोवरेन सेकुलर बांग्लादेश की स्थापना की। जब
वहाँ पे इस्लामिक ताकतें मजबूत होती है, चाहे वो आर्मी के नेतृत्व में या किसी दूसरी पॉलिटिकल फोर्स के नेतृत्व में। जमात इस्लाम मजबूत होती है, इस्लामिक छात्र शिविर मजबूत होता है, तो वहाँ की जनता रेसिस्ट करती है, उन फोर्सेस को दबाती है और बंगाली सेकुलर सिंक्रेटिक राष्ट्रवाद की बात करती है। तो अभी भी जनता मोटे तौर पे इस्लामिक राष्ट्रवाद के साथ में, कट्टरपंथ के साथ में नहीं खड़ी हुई है। लेकिन चूंकि एक ये बहुत बड़ा आंदोलन बांग्लादेश में चल रहा है, स्टूडेंट्स सत्ता से बहुत ज्यादा नाखुश है और इसका फायदा जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, जो इस्लामिक ताकतें हैं, जिसमें जमात इस्लाम, इस्लामिक छात्र शिविर और जो बीएनपी जो इनके साथ नेक्सेस किया 2001 से 6 के बीच में, वो भी अपनी रोटियां सेक रहे हैं और वॉयलेंस को इंस्टिगेट करके अपना राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि बांग्लादेश की सेहत के लिए, बांग्लादेश की शांति के लिए ठीक नहीं है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो प्रोटेस्टर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो न्यूट्रल हैं, जो जस्टिस की बात कर रहे हैं, वो इस बात को नजर रखेंगे कि कहीं पर आपकी आड़ में इस्लामिक राष्ट्रवादी या कट्टरपंथी ताकतें मजबूत ना हो जाए और बांग्लादेश जो पहले एक संदेह था और बांग्लादेश की जनता बार बार बांग्लादेश को उस रुख से निकालने का प्रयास कर रही थी, कहीं वहां पे मात नहीं खा जाए, ये एक कंसर्न है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने विस्तार से हमसे बात की। थैंक यू वेरी मच सर। This is an ABP Life podcast.